ओके, तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ये बात आपको बताई थी कि जब भी हम लोग किसी भी पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं तो किसी भी एक जीन के बहुत सारे अलील हो सकते हैं। तो अगर हम लोग देखो इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो ये वाला जो कंसेप्ट है उसको और भी ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तो इसका सिर्फ फार्मूला बेस को हम लोग समझने हैं। मतलब देखो, जैसे कि हमने पढ़ा कि जब भी हमने दो अलील लिए थे मेंडेलियन कैरेक्टर में, बेटा एक अलील क्या है, कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है, यही है ना। तो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी ये दो अलील है तो कितने प्लांट्स में कैपिटल टी मिलेगा, कितने प्लांट्स में स्मॉल टी मिलेगा, ठीक है। किस इसका अबंडेंस कितना है, इसका अबंडेंस कितना है, इसी को हम लोग बोलते हैं अलीलिक फ्रीक्वेंसी। तो जितना भी मिलेगा ये दोनों मिलकर के 100% हो जाएंगे ना। कैपिटल टी अगर 60% है तो स्मॉल टी 40% होगा, तो टोटल 100% हो सकता है। तो हमने जैसे भी बेटा मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को सॉल्व किया तो हमें मिलता है कैपिटल टी वन टाइम मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी दो टू टाइम्स मिलता है, और स्मॉल टी वन टाइम मिलता है। तो 1:2:1 रेशियो आता है मोनोहाइब्रिड का, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोगों ने अरेंज किया एज ए कैपिटल टी प्लस, है ना, टू टाइम्स कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि ये एक ही बार है तो एक बार लिखा है, ठीक है। ये टू टाइम्स आएगा प्लस अगेन स्मॉल टी इज इक्वल टू 1, मतलब ये टोटल 100% हो गया इधर इक्विलिब्रियम। तो मैं इसी को लिख सकता हूँ, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी को हम लोग स्मॉल पी लेते हैं तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, क्योंकि ये एक है और ये एक है, तो पी स्क्वायर प्लस प्लस इसकी जो फ्रीक्वेंसी है कैपिटल टी की वो पी है, स्मॉल पी रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी को क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको लिखेंगे 2pq। और इसका बेटा स्मॉल टी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये, क्योंकि क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमें फॉर्मूला मिलता है बेटा पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, जो कि हमारे 1:2:1 रेशियो जो है मोनोहाइब्रिड, उससे हमने है ना लिया है। अब हार्डी वेनबर्ग ये कहते हैं कि ये वाला जो भी रिलेशनशिप है ना एलिल्स के बीच का, ये हमेशा किसी भी पॉपुलेशन के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है। जब तक ये कांस्टेंट होगा, है ना, इक्विलिब्रियम होगा, तब तक इवोल्यूशन नहीं हो सकता, तब तक वेरिएशन नहीं आ सकते। तो इसको ही बेटा हम लोगों ने, है ना, अगर अलग वे से देखा तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसी चीज को बेटा थोड़ा सा डिफरेंट वे में हमने कंसिडर किया है। क्या कहा मैंने इसको, देखो हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, है ना, जो है स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, बराबर है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील जो है उसको हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करें, जिसको बोले फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। और दूसरा है बेटा क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेसेसिव एलील। तो इसीलिए क्या हो जाता है, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। और दोनों का अगर स्क्वायर भी करते हैं हम लोग, पी प्लस क्यू स्क्वायर, तो इधर भी 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें वही चीज मिली जिसको हमने कहा पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में इतनी फ्रीक्वेंसी आपको अलील्स की देखने को मिलती है, डोमिनेंट और रिसेसिव की। हाँ, अगर ये कोई पूछे कि सर चलो एक ही जीन के 3 अलील है तो क्या करने का है, तो आंसर बड़ा सिंपल है, पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 1, ये आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली इसका एक्सपेंशन जो है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो ज्यादा बड़ा आएगा, दैट इज ऑब्वियस थिंग, है ना, वो आपको आना चाहिए अभी। तो हम लोग तो इसी लेवल पे सारी चीजें सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज अ पी स्क्वायर, पी स्क्वायर का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस डोमिनेंट। कितने टॉल प्लांट है जो होमोजाइगस टॉल है, मतलब कैपिटल टी है, ये मुझे पी स्क्वायर से मिलेगा। कितने पॉपुलेशन में ऐसे कितने प्लांट है जो टॉल है बट उनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो मुझे बेटा ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 2pq। या मैं पूछूंगा कि यार पॉपुलेशन में ऐसे कितने प्लांट है जो कि डॉर्फ है ना, डॉर्फ है तो होमोजाइगस होगा तो ये डॉर्फ होगा, मतलब स्मॉल टी कितने हैं, तो मैं बोलूंगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर ये चीज वैल्यू निकालता है। तो इसीलिए अगर जब भी हमें इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं जो भी है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, कंसेप्ट इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा। तो देखो अगर हमें ये आता है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आपको बताना चाहता हूँ, इस चीज को बड़े ही ध्यान से बेटा याद रखते हैं।
समझते हैं, बहुत आसान है। देखो कभी भी मुझे फ्रीक्वेंसी पूछी गई डोमिनेंट जीनोटाइप की, होमोजाइगस डोमिनेंट की, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट की अगर फ्रीक्वेंसी अगर मुझे पूछते है ना, अगर पूछते हैं, दे विल आस्क, तो मुझे पता है होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब पी स्क्वायर है। पी स्क्वायर होमोजाइगस डोमिनेंट, तो मुझे सिर्फ पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दैट्स इट। अगर पी की वैल्यू दी है 0.03, तो बेटा ऑब्वियसली पी स्क्वायर की वैल्यू इसका स्क्वायर होगी, है ना। दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। यस, तो पी की वैल्यू अगर दी है तो मुझे आ ही जाएगा आराम से आंसर। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप अगर पूछा जाए, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट पूछा जाए, तो मैं आंसर दे सकता हूँ 2pq। 2pq से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। कभी अगर उन्होंने पूछा बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव फेनोटाइप या जीनोटाइप, क्योंकि देखो जीनोटाइप भी रेसेसिव होगा, है ना, क्यू स्क्वायर होमोजाइगस, है ना, होमोजाइगस जीनोटाइप या रेसेसिव फेनोटाइप, तो ऑब्वियसली बेटा, है ना, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर से हमें आंसर मिल जाएगा, मतलब स्मॉल टी के बारे में, है ना, जीनोटिपिकली मुझे, है ना, क्यू स्क्वायर से मिलेगा। और शॉर्ट कितने प्लांट है, कितने डार्क प्लांट है, ये भी पूछा तो भी मुझे क्यू स्क्वायर से ही मिलेगा। सो ये है बहुत सिंपल। अगर उन्होंने पूछा कि बताओ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट मतलब कितने प्लांट टॉल है, टॉल का मतलब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों ही टॉल होंगे, तो डेफिनेटली बेटा मेरा फार्मूला क्या होगा, माय फार्मूला विल बी हियर पी स्क्वायर प्लस 2pq, क्योंकि पी स्क्वायर भी टॉल है और 2pq भी टॉल है, मतलब पी स्क्वायर भी डोमिनेंट है और 2pq भी फिनोटिपिकली डोमिनेंट है। तो जब भी मुझे पूछेगी अच्छा डोमिनेंट का बताओ, तो आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर प्लस 2pq। अगर उन्होंने ये पूछा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एटलीस्ट वन रेसेसिव अलील, तो ऑब्वियसली बेटा मुझे तो पता है क्यू स्क्वायर में तो रेसेसिव अलील दिखेगा ही, बट 2pq में भी बेटा क्यू तो है ना, इसीलिए जब भी बोले कम से कम एक रेसेसिव अलील हो, ऐसे प्लांट्स कितने हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म कितने हैं ये बताओ, तो आंसर आपको ढूंढना है क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। या उन्होंने ये पूछा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस, कितने ऐसे प्लांट है जो होमोजाइगस है, देखो अगर टॉल भी है तब भी होमोजाइगस होगा, और स्मॉल टी है तो भी होमोजाइगस होगा, तो टॉल और ऑब्वियसली बेटा पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दोनों ही होमोजाइगस है। 2pq ही तो सिर्फ हेट्रोजाइगस है ना, ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है, बाकी तो दोनों। तो जब भी मुझे पूछा जाए बताओ होमोजाइगस की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो पी स्क्वायर, तो ये है बेटा शॉर्ट ट्रिक। ये आपको एकदम से पता हुआ है ना, तो आपका तो मतलब ये प्रॉब्लम आएगा तो आप तो आराम से हैंडल कर लोगे, कोई इशू नहीं है ना। डोमिनेंट पूछे पी स्क्वायर होमोजाइगस दो सारे डोमिनेंट पूछे तो पी स्क्वायर प्लस 2pq, उसमें क्या है। नाउ सी दिस इज एन एग्जांपल हियर, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील ऑफ अ कैरेक्टर, अभी उन्होंने रेसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी दी है। अभी रेसेसिव अलील मतलब कौन रे बेटा, अभी हमारे लिए फ्रीक्वेंसी मतलब स्मॉल क्यू है ना, स्मॉल क्यू की वैल्यू दी है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील ऑफ अ कैरेक्टर इज 0.3, देन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। तो होमोजाइगस डोमिनेंट निकालना है, मतलब क्या निकालना पड़ेगा, पी स्क्वायर, बराबर है। फिर उन्होंने पूछा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 2pq। फिर पूछा है होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव के परसेंटेज पूछना है, मतलब मुझे क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब उन्होंने क्यू की वैल्यू दी है, क्यू की वैल्यू दी है 0.3, हो गया। तो ऐसे भी मुझे क्यू स्क्वायर मिलता है, बट आपको तो पता है ना p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसका मतलब p की वैल्यू कितनी है भाई, 1 माइनस क्यू। अरे p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस क्यू, है ना। तो p की वैल्यू है 0.7, इजी हो गया। लो देखो, इफ द q वैल्यू इज 0.3, the value of the p is 1 minus 0.3 is equal to 0.7, तो दोनों की वैल्यू मिल गई यार हमें। we got the value of the p, we got the value of the q, क्या बड़ा बात है इसमें, कुछ भी नहीं है, it's a so simple thing। and if we got it, now होमोजाइगस डोमिनेंट कितने, तो p स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा 0.49, परसेंटेज में पूछे तो मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 49%, 100% ऑर्गेनिज्म में 49% टॉल है, डोमिनेंट है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट है। फिर पूछ रहा है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं, तो देखो 2pq, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, p की वैल्यू 0.3, q की वैल्यू 0.42, दैट इज 42% बेटा हमें ऑर्गेनिज्म ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो कैसे हैं, वो डोमिनेंट है बट हेट्रोजाइगस है। यस,
अच्छा, फिर क्यू स्क्वायर की वैल्यू पूछी है होमोजाइगस रेसिसिव, तो क्यू कर दो 0.3 स्क्वायर है, 0.09%, बस 9% लोग जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो वो रेसिसिव है। इट्स सो सिंपल, टैली भी कर सकते हो इसको आप लोग। देखो वेरिफिकेशन करना चाहो तो 49 प्लस 42 प्लस 9, ऑब्वियसली 100% आ रहा है, आंसर इज करेक्ट। कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको ट्रिक पता है ना, खत्म कार्यक्रम, है ना, है कि नहीं? अगर ट्रिक नहीं पता है तो मुश्किल है। अभी वैल्यू क्या दिया है ना, गिवन, और निकालना क्या है, इतना आना चाहिए। व्हाट इज गिवन एंड व्हाट टू हैव टू कैलकुलेट, इफ यू नो इट you will kill it, yes or no? Let's say the another example here. देखो यहाँ पे एग्जांपल बड़ा ही सिंपल उन्होंने दिया है, if 80% allele, 80% allele of a character are recessive। अभी 80% दिया है, 80% recessive है in a population, then find out the percentage of किसका परसेंट, organism with the dominant character। बताओ विद द डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब डोमिनेंट फिनोटाइप किस किस में होगा, पी स्क्वायर में भी होगा और 2p क्यूब में, ये भी डोमिनेंट होगा, ये भी डोमिनेंट है। बस इतना है कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, हेटेरोजाइगस, बस दोनों ही डोमिनेंट है ना, दोनों ही टॉल है। तो मुझे ये निकालना है यार, पी स्क्वायर प्लस 2p क्यूब। और क्या दिया है, होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स। होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म कौन कौन होता है, देखो पी स्क्वायर भी होमोजाइगस होता है प्लस क्यू स्क्वायर भी होमोजाइगस है। तो ये दोनों चीजें मुझे ड्रॉ करनी है। अब मुझे समझ में आ गया क्या निकालना है। अब मुझे ये भी समझना है कि गिवन क्या है। गिवन क्या है, रेसेसिव एलील की, है ना, ये दी है फ्रीक्वेंसी 80% दी गई है, 80% है, 80% है, बहुत ज्यादा हो गया यार इन पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसका सीधा मतलब आएगा बेटा क्यू की वैल्यू 0.8 है ना 0.8 है ना। अरे 100 में से 80% यही है, 100% में 80% यही है। सो द वैल्यू ऑफ द क्यू इज 0.8 है ना। तो बस हो गया, and then value of the p is 0.2, so you can draw this one। now देखो p square plus 2pq, p square की वैल्यू 0.2 स्क्वायर है ना, 2pq देखो 2 multiplied by 0.2 multiplied by 0.8, तो यह जो 0.04 0.032, this is what the answer for the first question। 0.072 कैसे आ गया, क्या कर दिया आपने। p स्क्वायर प्लस 2pq निकालना है, 0.8 वैल्यू दी है q की, तो डेफिनेटली इफ द q is 0.8 तो p is 1 0.2। ये बात बहुत सिंपल है बेटा, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, क्यू की वैल्यू जो दी है ना उसके हिसाब से p की वैल्यू 0.4 ले लिया था इसलिए। हाँ 0.4 क्यों ले लिया। सो इट्स वेरी सिंपल है ना। सो p स्क्वायर प्लस 2p की वैल्यू आ जाती है हमें, तो यहाँ 80% अलील दिया है ऑफ ए कैरेक्टर, है ना। इफ 80% अलील ऑफ ए कैरेक्टर आर रिसेसिव इन ए पॉपुलेशन देन, है ना, तो अब 80% है, इसका सीधा ही मतलब है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0.8 है ना। यस, क्लियर है ये। यस सर। नेक्स्ट, अभी वैसे ही पी स्क्वायर प्लस 2pq की वैल्यू आप करोगे तो आपका आ जाएगा 68%, दैट्स इट, है ना। तो ये हो गया बेटा हमारा सॉल्व प्रॉब्लम। देखो अगर आपको यहाँ पे उन्होंने फिनोटाइप दिए होते ना, मतलब, है ना, तो यहाँ देखो आपको इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप, यहाँ देखो फिनोटाइप बोल रहा है, एलील नहीं बोल रहा, फिनोटाइप मतलब कितने इंडिविजुअल है in a population is 0.09। now this is given 0.09, so what percent of the organism are heterozygous, बताओ in this population। ये दिया है, तो जो वैल्यू दी है वो क्यू स्क्वायर की दी है, क्योंकि रेसेसिव फेनोटाइप की वैल्यू दी है, रेसेसिव फेनोटाइप इज क्यू स्क्वायर। ठीक है, फेनोटाइप है मतलब क्यू स्क्वायर की वैल्यू दी है। दिस इज व्हाट द 0.09, और if this is 0.09 the value of the q is 0.3, q की वैल्यू आ गई बेटा 0.3, है ना। अब p की वैल्यू आएगी 0.7, तो हमें तो निकालना है हेटेरोजाइगस कितने हैं, तो मतलब हमें 2pq कैलकुलेट करना है। So it's a 2 into 7.7, that's it, answer is done। yes, next।
तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लेंगे भी आगे चल करके, जब भी रिवीजन हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। सो विल टेक द क्वेश्चंस इन डिफरेंट वे, ठीक है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। बट देखो देखो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या बताना चाहता है, वो बोलता है कि आइडियल सिचुएशन है अगर नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब अलील से याद देखो पी है, क्यू है, आर है, अगर नेचुरल सिलेक्शन में आर किसी ने उठा लिया, खत्म हो गया, तो पी और क्यू ही बचेगा, ठीक है। म्यूटेशन अगर हो गया तो नए अलील आ जाएंगे, माइग्रेशन हो गया, एक जगह से दूसरे जगह अलील भागेंगे, एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में, ये सब हम लोग समझेंगे इन इवोल्यूशन चैप्टर। हाँ, मतलब डोंट गेट पैनिक्ड अबाउट दिस, ठीक है। या तो जैसे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, अचानक से एक आधा पॉपुलेशन ही खत्म हो गया, है ना, एक छोटे पेड़ पे ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट रहते हैं, पत्थर गिर गया उसके ऊपर, सारे इंसेक्ट मारे गए, तो उसका बेटा जो भी उसमें अलील थे वो सब खत्म हो गए, क्योंकि पूरा ही पॉपुलेशन एक साथ खत्म हुआ, ठीक है। तो छोटे पॉपुलेशन के साथ ये हो सकता है, उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ये सब सिचुएशन की वजह से ये हो सकता है कि जो इक्विलिब्रियम हम बोलते हैं ना, P + Q = 1, या हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। तो क्या क्या कारण है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के, ये हम लोग समझेंगे इन चैप्टर इवोल्यूशन, क्योंकि उसी में इस चीज को मेंशन किया है। अभी हमें एक बहुत सिंपल मुद्दे पे आना है, और वो क्या है बेटो, वो है कि हमें p² + q² + 2pq = 1 इसके बेसिस पे क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, इतना ही था, ठीक है। दूसरा एक चीज है जो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करती है, वो ये है बच्चों, यहाँ पे आते हैं प्रोबेबिलिटी। नाउ थिंक अबाउट द प्रोबेबिलिटी, क्या चीज है यार, मतलब उसी के हम लोग बोलते हैं ना, सीधी बात है, मैंने एक बार टॉस कॉइन मतलब कॉइन टॉस किया, तो फिर हेड आने के चांस कितने हैं, टेल आने के चांस कितने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हाफ, 1/2, तो दैट इज ओनली द थिंग। अब इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, मतलब हम, है ना, अंदाज लगाते हैं कि हाँ इतना इतना ऐसा ऐसा हो सकता है। बट अगर उसको हम लोग फॉर्मुलेटिव वे, मैथमेटिकली वे समझ सकते हैं, जैसे देखो इसके दो टाइप हो सकते हैं। जैसे कि मैंने एक बार कॉइन को टॉस किया, तो आपको तो पता है एक बार किया मतलब दो चांसेस है, या तो टेल आ सकता है या तो हेड आ सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंपल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एक ही इवेंट लिया हमने। बट हमने बोला कि मैंने 10 बार कॉइन को टॉस किया, अब बताओ 10 बार कॉइन को टॉस करने के बाद, है ना, 7 बार हेड आने के चांसेस क्या है, ये है। मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी पूछी है जो बड़ा मुश्किल दिखता है। तो हम लोग को बहुत सारी इवेंट हमने कंसिडर किए, 10 इवेंट्स हम कंसिडर कर रहे हैं, और हर एक बार दो दो चांस है, करेक्ट है कि नहीं, बराबर है ना, दो बार, हर एक बार दो दो चांस है ना, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, मतलब 10 टाइम ऑल्सो हेड आ सकता है ना, है ना, 10 टाइम्स टेल भी आ सकता है। तो ये जो चीज है, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग बोलते हैं कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हम लोग लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एसपी और सीपी, ये दोनों के बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सिंपल प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन इवेंट, कोई भी एक सिंगल इवेंट आप लोगे, है ना, केस लोगे, ठीक है, एट ए टाइम, एक टाइम पे। तो जैसे एक बार हमने कॉइन को टॉस किया है, तो सिंपल प्रोबेबिलिटी को हम लोग लिखते हैं m/n। m क्या है, नंबर ऑफ स्पेशल केसेस। स्पेशल केस मतलब लड़का होगा तो ये एक केस हो गई, लड़की होगी तो ये एक केस हो गई, या हेड आएगा तो ये एक केस हो गई, स्पेशल केस, टेल आएगा ये एक केस हो गई, ठीक है। बट टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, मतलब केसेस कितने, दो है, या तो लड़का या तो लड़की, या तो हेड और या तो टेल। तो बेटा यही चांस आएगा 1/2, स्पेशल केस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ केसेस, करेक्ट है, तो 1/2। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द वेरी सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, यस। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन वन इवेंट, देखो मोर देन वन इवेंट, ज्यादा इवेंट ले लिया मैंने, बोला जैसे 10 बार मैंने कॉइन को टॉस किया, है ना, एक ही टाइम में, केस एट ए टाइम। अब मैं सबको एक साथ कंसिडर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग n का एक्सपेंशन मोड डिवाइडेड बाय द x1
then x2, then the p raised to the power x1 multiplied by q raised to the power x2। ये है फॉर्मूला। अब ये चीज क्या है भाई, ये चीज ऐसा है जैसे मैं एक्सपेंशन देखो, ये देखो मैंने ऐसा लिखा, इसका मतलब है कि इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 into 3 into 2 into 1, ये है। ठीक है, अगर मैं 5 को ऐसे लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि 5 into 3 into 2 into सॉरी 4 है, 4 into 3 into 2 into 1, ये उसका एक्सपेंशन। मतलब जितना आप बड़ा नंबर लोगे उतने आपको बेटा 1 यूनिट डिजिट तक इसको मल्टीप्लाई करना है ना, उतनी सारी प्रोबेबिलिटीज बनती है। तो अगर ये चीज अगर करते हैं तो व्हाट इज n, व्हाट इज x1, व्हाट इज x2, व्हाट इज p एंड व्हाट इज q, ये हमारे इंपॉर्टेंट है इस फार्मूला में। सो देखो n है टोटल नंबर ऑफ केसेस, कितने केसेस लेते हो, जैसे मैंने 10 बार है ना कॉइन को टॉस किया तो 10, ये है n, 10 बार लिया ना हमने, 10 बार कॉइन को टॉस किया, तो दैट इज व्हाट द पॉइंट, n इज इक्वल टू 10, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस। x1 क्या है, नंबर ऑफ फर्स्ट केस, मतलब हेड आने के चांसेस है ना, 1/2 है। ठीक है, जैसे कि मैंने पूछा 7 बार हेड आने चाहिए तो 7 ले लिया। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ द फर्स्ट केस, 7 टाइम हेड, 10 बार किया तो 7 बार हेड आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हमने क्या किया, x1 इज अ हेड और x2 इज अ टेल, तो x2 है नंबर ऑफ सेकंड केस, सेकंड केस मतलब टेल आने के चांसेस कितने, तो 3 बार। ओके ठीक है ना, ये कर लिया हमने। फिर p क्या है, p मतलब देखो सिंपल प्रोबेबिलिटी तो फर्स्ट केस, तो हेड आने की सिंपल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/2 होती है ना। q इज क्या है, q इज द एसपी ऑफ द सेकंड केस, सेकंड केस का भी बेटा है, टेल आने की भी बेटा प्रोबेबिलिटी हमेशा एवरी इवेंट में 1/2 होती है। तो हमने पहले 10 केसेस हैं, ठीक है, उसमें 7 बार हेड आने के चांसेस पूछे हैं, तो मतलब 3 बार टेल आने के चांसेस पूछे हैं, तो 10, 7, 3, हाफ हाफ, ये आ गया आपके सामने, कार्यक्रम ही रेडी हो गया है। यस और नो? अब समझ में आती बात है। तो इसको मिटाते हैं, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, कॉइन का एग्जांपल नहीं लेते हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे लेते हैं हम लोग, देखो यहाँ पॉइंट दिया है, बड़ा सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 मेल, मतलब 3 लड़के पैदा हो और 2 लड़कियां पैदा हो, चिल्ड्रन इन 5 चिल्ड्रंस ऑफ ए फैमिली। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या है, क्योंकि 5 चिल्ड्रन बोले तो मतलब 5 बार बच्चे पैदा हुए हैं, तो n की वैल्यू हमारी 5 हो गई, तो लिख दिया यहाँ पे बेटा 5, है ना। x1 की वैल्यू क्या है, 3 है, पहले केस की वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ फर्स्ट केस इज 3, तो यहाँ लिख दिया 3। नंबर ऑफ सेकंड केस बेटा 2 है, ये दिया हुआ है, तो दैट्स इट, है ना 2। अच्छा, लड़का पैदा होने की हमेशा चांस बेटा होती है हाफ, 1/2, तो यहाँ आ गया 1/2 रेस्ट टू द पावर x1, दैट इज 1/3। x1 की वैल्यू तो 3 है ना, ये देखो x1 की वैल्यू 3 है। ठीक है, अगेन बेटा हाफ लड़की पैदा होने के चांसेस है, तो दैट्स इट, डन। तो ये हो गया हमारा रेडी बेटा, अब इसको कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया बेटा 5 into 4 into 3 into 2, 3 into 2 into 2, दैट्स इट। ये इसका एक्सपेंशन हुआ 3 का, 3 into 2, 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है ना, 1 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज ऑलवेज 1, ऑलवेज दैट आंसर, है ना, सो नो नीड ऑफ राइटिंग 1। मैंने आपको बताया यहाँ तक, चलो कर दिया 1, तो 1 लिखने की वैसे की जरूरत क्या है। तो देखो 5 ये तो हो गया, तो यहाँ पे 4 है ना, 3, 2 सब कट कर दिया हमने भाई, कुछ बचा ही नहीं, है ना। नाउ है ना 1, ये देखो हाफ का जो है क्यूब आ गया यहाँ पे, है ना 3 है तो 1/8 आ गया, 1/यहाँ पे 1/4 आ गया, दैट्स इट। ये 4 कट गया, ये 4 कट गया, ये 2 कट गया, 2 कट गया, 3 कट डन, है ना। तो ये कट ही खत्म कर दिया हमने। बचा 5/2 into 1/8, सो आंसर आ जाता है बेटा 5/16। तो ये है प्रोबेबिलिटी कि अगर 5 बच्चे हैं उनमें 3 लड़के और 2 लड़कियां होने की प्रोबेबिलिटी 5/16 है। नाउ हमने कैसे सॉल्व किया, ये बाय कंबाइंड प्रोबेबिलिटी फार्मूला। ठीक है, सेम वैसा ही यहाँ पे बेटा प्रॉब्लम है, देख लो। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 नॉर्मल एंड 2 अल्बिनिक चाइल्ड इन 4 चिल्ड्रन ऑफ ए फैमिली। देखो केसेस है, n की वैल्यू है 4, यहाँ पे मिल गया हमें, n की वैल्यू है 4 क्योंकि 4 चिल्ड्रन बोल रहा है। ठीक है, और पूछ रहा है x1 की वैल्यू दी है, 2 नॉर्मल होने की बताओ, x1 इज इक्वल टू 2, x2 की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 अल्बिनिक होने की प्रोबेबिलिटी हो गया।
अब आपको अगर याद है, अगर आपको अभी पी और क्यू की वैल्यू पता होने, सिंपल प्रोबेबिलिटी बिल्कुल आसान है। अल्बिनिज्म ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, बराबर है। अल्बिनिज्म क्या है? एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो अगर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो क्या आएगा? दोनों दोनों माँ बाप अगर बेटा नॉर्मल है, हेट्रोजाइगस है, तभी तो बेटा उनमें अल्बिनिक बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, नॉर्मल भी बच्चे पैदा हो गए। मतलब कैसे होंगे? दोनों माँ बाप कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस बाय द कैपिटल ए स्मॉल ए, तभी तो होगा ये, है ना। तो मुझे तो पता है, हमेशा जब भी बेटा दो हेट्रोजाइगस के बीच में क्रॉस होता है तो हमें हमेशा क्या मिलता है बेटा? 4 प्रोबेबिलिटीज मिलती है ना। 1:2, 2:1 रेशियो मिलता है, 3:1 मोनोहाइब्रिड रेशियो मिलता है। तो मोनोहाइब्रिड रेशियो 3:1 मिलता है, मतलब पी की वैल्यू कितनी होगी? 3/4। लेट्स सी दिस वन। इस साइड में है अल्बिनिज्म इज अ रेसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रेसेसिव, है ना। दोनों ही मदर फादर हेट्रोजाइगस है, इसके वजह से ये वाला भी बच्चे पैदा हो सकते हैं जो कि नॉर्मल है 1 प्रोबेबिलिटी में, ये वाले भी बच्चे पैदा हो सकते हैं जो कि n है, नॉर्मल है, क्या है ना, जो हेट्रोजाइगस है। तो बट ये वाले बच्चे होंगे तो जो बेटा होंगे तो बेटा ये एल्बिनिक होगा, ये एल्बिनिक होगा। इसका मतलब 3, है ना, आउट ऑफ 4 नॉर्मल है, 3/4 इज द पी की वैल्यू, ठीक है। और अल्बिनिक आने की चांसेस बेटा 1/4 है, यही है, तो ये हो गया बेटा क्यू की वैल्यू। सो पुट दैट्स ऑल द थिंग्स इन द फॉर्मूला। Cp इज इक्वल टू, देखो 4 का एक्सपोनेंट हमने लिखा है, यहाँ देखो x1 देन द x2 देन द p 3/4 रेस्ट टू द पावर x1 देन द q 1/4 रेस्ट टू द पावर x2, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। दो का एक साथ 4 का लिख दिया, 4 3 2, 2 का तो 2, 2 का 2, दैट्स इट, ये कट गया, खत्म कार्यक्रम। नाउ यहाँ पे 9/16 आ गया क्योंकि इसका हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 1/16 आ गया क्योंकि इसका स्क्वायर कर दिया। तो ऑब्वियसली बेटा ये 16 है, ये 4 है, ये 2 है, इनका मल्टीप्लाई करो तो 128 आता है, ठीक है। और ये 9 है और 3 है, इनका मल्टीप्लाई तो 27 आता है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आती है टोटल बेटा 27/128। और ऐसे ही बड़े बड़े प्रोबेबिलिटीज आपको मतलब देखेंगे फ्रैक्शन में आप, मतलब क्वेश्चन में, तो मतलब आप सोचोगे कि ये क्या आ रहा है भाई, हमने तो 3:1 पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, ये क्या आ रहा है? तो ये कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है ना, ये प्रोबेबिलिटी है। आप इसको और भी अगर चाहो तो फ्रैक्शनेशन हो सकता है तो करते जा सकते हो, नहीं हो सकता तो नहीं करना। सो देखो बहुत सिंपल है, व्हाट है ना, यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल पॉइंट हो गया, कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं बच्चों, सिंपल, एकदम सिंपल, है ना। कंबाइंड प्रोबेबिलिटी का बस फार्मूला पता रखो, आपको ये पता हो चल जाना चाहिए कि n क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट p और q क्या है, सिंपल प्रोबेबिलिटी क्या है ना। जैसे कि अभी है ना, कॉइन के लिए तो सिंपल प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होगा, कोई भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है यार, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4:1/4 आएगा ही आएगा, है ना। हेट्रोजाइगस कंडीशन दी है, तो रिगार्डिंग दैट यू हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट, है ना। नाउ यहाँ पे जैसे देखो ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल आपके सामने यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एटलीस्ट वन गर्ल, एक ही गर्ल होनी चाहिए, वन गर्ल इन द 3 चिल्ड्रन ऑफ ए फैमिली, 3 चिल्ड्रन, एटलीस्ट वन गर्ल इन द 3 चिल्ड्रन ऑफ ए फैमिली। अब देखो आपको एक चीज दी गई है कि, है ना, उनके फैमिली में 3 बच्चे हैं, 3 ऑफस्प्रिंग्स, 3 चिल्ड्रन। अब बोल रहा है एटलीस्ट 1। अभी एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है? देखो एटलीस्ट मतलब है, ये भी हो सकता है कि तीनों लड़कियां हो, मतलब गर्ल गर्ल एंड गर्ल, ये भी तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है ना, 3 बच्चे हैं तो तीनों गर्ल हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2 गर्ल्स और एक ही बॉय हो, तब भी बेटा एटलीस्ट 1 है। तो या तो ये भी तो प्रोबेबिलिटी है कि एक ही गर्ल और दोनों बॉयज है, और तीसरी और एक चौथी प्रोबेबिलिटी है, दैट इज व्हाट द बी बी बी, ये तीनों बॉयज हो। तो इसको तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि ये पूछ रहा है एटलीस्ट कम से कम एक लड़की हो, तो ये तो हमारे कंसिडरेशन में आएगा ही नहीं, बराबर, यस और नो। अब आते हैं यार,
हमेशा गर्ल पैदा होने की हाफ प्रोबेबिलिटी 1/2 है, दैट इज अ P and Q यू हैव हियर। अभी बॉय तो पूछ ही नहीं रहा है, फिर भी हमें पता है बॉय की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होती है। ठीक है, तो ले इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, इट्स अ बिग प्रॉब्लम यू नो, तो फॉलो इट। तो चलो इसकी क्या चांसेस है भाई, पहला ये हमें देना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, तीनों बार गर्ल पैदा होने की प्रोबेबिलिटी हाफ एंड हाफ एंड हाफ है, तो हमने मल्टीप्लाई करा दिया, आंसर आ गया 1/8। तीनों लड़कियां गर्ल हो, मतलब सारे तीनों बच्चे गर्ल्स हो, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। ये बहुत आसान है। बट अब जो दूसरा भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाली प्रोबेबिलिटी अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे x1 x2 लेना पड़ेगा, क्योंकि एक लड़का भी है ऐसा हम मान के चल रहे, तो देखो हमें ये फंडा यूज करना पड़ेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी GGB के लिए बेटा देखो, पूरे टोटल इवेंट 3 है, ठीक है, 2 लड़कियां हो x1 और एक लड़का हो x2, है ना, p⁻², p⁻1, q⁻1 हो गया। ये p की वैल्यू है ना, लड़का पैदा होगा लड़की पैदा होगी, इस तरह से। सो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, 3 × 2 है ना, डिवाइडेड बाय 2 × 1, तो 1 है तो क्या करना है, उसका 2 ही है बस। ठीक है, सो 1/4, सो आंसर आ जाए बेटा 3/8। ये प्रोबेबिलिटी है 2 लड़कियां हो और एक लड़का हो इसकी, मतलब तीनों लड़कियां, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है ना, यहाँ देखो ये 3/8 है। नाउ आते हैं बेटा कि एक ही लड़की हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा, ये देखो 3 है, तो एक लड़की मतलब x1 is 1 and x2 is 2, half 1 half 2 raised to the power 2, सेम टू सेम वैसा ही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए कुछ भी ना करते हुए हमें डायरेक्ट पता हो जाता है कि हाँ आंसर यही आएगा, 3/8 आएगा। ठीक है, तब भी आंसर 3/8 आएगा। इसका मतलब एटलीस्ट एक लड़की पैदा होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, बट यहाँ पे बिल्कुल नहीं है यार है क्या, बिल्कुल नहीं है, तीनों बॉयज कैसे हो सकता है। तो फिर हमें कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आती है, टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी बेटा of at least one girl is 1/8 plus 3/8 plus 3/8, the answer is 7/8। कम से कम एक लड़की पैदा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 7/8 है, that is the answer। I hope it is clear to you। Yes sir। है ना, देखो फॉर्मूला यूज किया हमने, बट उसमें एक और लॉजिक लगाना पड़ेगा कि एटलीस्ट बोलते ही अगर मैंने ये बोला होता कि सारी लड़कियां हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आंसर यहीं पे आ गया हमारा। ये देख रहे हो आप बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया मोस्ट, है ना, सारे ही गर्ल हो, हाँ चलो ठीक है 1/8, इवन सारे ही बॉयज हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 ही आएगी ना, 1/2 × 1/2 × 1/2, दैट इज द सिंपल थिंग। बट है ना, ये देखो एटलीस्ट बोलते ही एक कम से कम आए, इसके लिए बेटा हमें ये सब नाटक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है व्हेन ऑल द इवेंट्स कम टुगेदर, सारे इवेंट्स एक साथ हो, देन मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी। हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोगों को अगर सारे एक जैसे ही चाहिए तो हम लोग, है ना, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, नो कोई है ना हिचकिचाहट नहीं रखेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। बट अगर व्हेन एनी वन ऑफ, देखो एनी वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, अभी वन मतलब क्या है बेटा, या तो गर्ल है या तो जैसे ना एटलीस्ट वन गर्ल के बारे में पूछ लिया, सो देन एडिशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। यहाँ हमें एडिशन करना पड़ा, आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस करना है, प्लस किया गया है। ठीक है, हमने पूछा सारे इवेंट में एक ही रिजल्ट आ रहा है, बताओ, तो मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म, बराबर ना। अब इसमें हम ऐसा कर पाते थे क्या, 1/2 × 1/2 × 1, ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि 2 गर्ल और एक बॉय हो, ये प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है। तो अगर हम 1/8 लाएंगे आंसर, तो इट्स वेरी, है ना, रॉन्ग आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। सो हमें एडिशन करना पड़ेगा एंड देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ द रिजल्ट। तो ये है बच्चों, कंप्लीट हम लोगों ने पढ़ लिया है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो इसके बाद में मतलब ये, है ना, कॉन्साइंस आपका डेवलप हो चुका है, कैसे करना है सॉल्यूशन, मतलब अगर वो भी मैंने उसके शॉर्ट ट्रिक बता दिए।
इसमें भी मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में भी प्रॉपर चीज आपके सामने प्रेजेंट की है। तो जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको इसके जवाब आएंगे, ठीक है। ये आपको नोट्स भी मिलेंगे तो डेफिनेटली बेटा ये इसको देख करके आप और भी थोड़ा सा तैयार हो सकते हो। सो राइट नाउ हम लोग करते हैं एक और काम, यहाँ पे आते हैं बेटा, एक और कंसेप्ट बाकी है। देखो कंसेप्ट ये है कि जो भी जीन होता है या जो जीनोम होता है, इसके बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो इनमें बदलाव आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं, और इन चेंजेस को हम लोग, सडन चेंजेस को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? म्यूटेशन। सडन एक आदि जीनोटाइप में, जीन के सीक्वेंस में, क्रोमोसोम में चेंज आ जाना, म्यूटेशन। तो बेटा म्यूटेशन के यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों दो टाइप है। एक टाइप ये है जिसको हम लोग कह रहे हैं क्रोमोसोमल एबरेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन। दूसरा टाइप ये है जिसको हम लोग बोल रहे हैं जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन हम लोग कहते हैं। नाउ देखो, क्रोमोसोमल एबरेशन का सीधा मतलब है कि जो भी क्रोमोसोम है ना, उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाना, उसका स्ट्रक्चर बदल जाना, ठीक है, उसके ऊपर के सीक्वेंसेस बदल जाना या उसकी प्लॉइडी बदल जाना। किसी में एकदम 4 4 4n आ जाएगा कंडीशन, है ना, 5n आ जाएगा, पेंटाप्लॉइड हो गया। तो यार पेंटाप्लॉइड होगा मतलब देखो, ह्यूमन बींग्स में अगर पेंटाप्लॉइड कंडीशन आएगा तो वो ह्यूमन बींग अलग ही होगा यार, अलग ही होगा, ठीक है। या तो सपोज 46 के अलावा 47 क्रोमोसोम आ गए, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया, या तो 45 ही आए, एक कम आ गया। तो बेटा ये सारी सिचुएशन में डिसऑर्डर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो क्या क्या प्रकार है ना, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। हम लोग पॉइंट Sir, देखो, abra हाँ, sir, aberration means mutation, you know. एब्रेशंस का सीधा मतलब होता है कि जो एबनॉर्मेलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एबनॉर्मेलिटी आएगी। म्यूटेशन का मतलब हो सकता है इट कैन गो इन पॉजिटिव वे आल्सो, एनी सीक्वेंस कैन साइलेंस हो सकता है, साइलेंस म्यूटेशन भी आ सकते हैं, चेंज हो जाना, म्यूटेशन मतलब चेंज। एबरेशन का इसका सीधा मतलब होता है कि एक एबनॉर्मल चेंज, जिससे कोई नॉर्मेलिटी आप एक्सपेक्टेशन ना रखो, ठीक है। दोनों में इतना ही फर्क है तो सेम ही है, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे भी वो ये जीन म्यूटेशन, जैसे कि हमने सिकल सेल अनेमिया का एग्जांपल पढ़ा था, GAG से GUG हो जाता है, बराबर है। क्या हुआ? GAG सीक्वेंस है, GUG दूसरा सीक्वेंस है, एक ही जगह यू लग रहा है, एक ही जगह टी लग रहा है। तो यार जो भी सीक्वेंस है ना डीएनए में जीन का, वो सीक्वेंस चेंज हो रहा है। तो ये दोनों अलग अलग लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं। क्रोमोसोम का मतलब एंटायर पूरा क्रोमोसोम लेके हम लोग पढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी दीज आर द टू डिफरेंट। देखो क्रोमोसोम में हम दो बातें पढ़ेंगे, एक उसके क्रोमोसोम के नंबर में एक चेंज आता है, या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो बात पहले नंबर के बारे में बात करते हैं, बाद में बेटा हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नंबर के बारे में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब इसको बोलते हैं बेटा हम लोग नंबर्स के बारे में। देखो नंबर के बारे में पहले तो समझ लो नॉर्मल चीज क्या है। नॉर्मल है कि किसी भी स्पर्म में n नंबर ऑफ, है ना, जैसे ह्यूमन स्पर्म के बारे में बात करो उसमें 23 क्रोमोसोम होंगे। एक सेल के बारे में बात करोगे तो उसमें भी 23 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। ये बात आराम आराम से आप समझ सकते हो। पी प्लांट के बारे में बात करोगे तो उसमें 7 क्रोमोसोम होंगे हैप्लॉइड, ठीक है, चाहे मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो। बट अगर बेटा आप डिप्लॉइड कंडीशन देखोगे तो हमारे अंदर 46 होंगे, ठीक है, किसी भी सोमेटिक सेल में। 2n कंडीशन, 3n भी हो सकता है, 4n भी हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। जब हम एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं तो एंडोस्पर्म तो ट्रिप्लॉइड होता है ना एंजियोस्पर्म्स में, बराबर है कि नहीं। तो पी प्लांट के एंडोस्पर्म में ऑब्वियसली ट्रिप्लॉइड कंडीशन होती है, तो प्लॉइडीज बदलती है, ठीक है। इससे उतना फर्क तो नहीं पड़ता। लेट्स सी इसको क्या क्या हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। देखो नॉर्मली या तो प्लांट्स या एनिमल्स में मोनोप्लॉइडी आपको देखने को मिलती है। ये क्या है? ऑर्गेनिज्म कंटेन ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, बराबर है, एक सेट है। या तो हमें पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है, ऑर्गेनिजम्स कंटेन सेवरल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। अब ये सेवरल मतलब कितना भी हो सकता है, 4n हो सकता है, 5n हो सकता है, 6n होता है, कितना भी हो सकता है, एनी लेवल इज पॉसिबल। कोई भी बेटा चीज पॉसिबल है, दैट इज नॉट, है ना, क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग सोचने वाली बात ही नहीं है।
तो कोई भी एक लेवल जो है बेटा यहाँ पे हमें पॉसिबल देखने को मिलता है, ठीक है, दैट इज पॉसिबल। n है, 2n है, 3n है, 4n है, ये हो सकता है बेटा, पॉलीप्लॉइडी आ सकती है। नाउ देखो, जब भी हम लोग पॉलीप्लॉइडी के बारे में बात करते हैं, देखो ये तो कोई प्रॉब्लम है नहीं यार हैप्लॉइड होना, बट पॉलीप्लॉइडी में दो प्रकार होते हैं, ठीक है, एक होता है यूप्लॉइडी, एक है एन्यूप्लॉइडी। अभी दोनों में पहले तो बेसिक डिफरेंस समझ लो। डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द यूप्लॉइडी? यूप्लॉइडी का मतलब है बच्चों की सेल में, है ना, वही सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है बढ़ते चले जाना। 23 है, फिर 23 आ गए, फिर 23 आ गए, फिर ऐसे, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक अलग पेज पे आपको लेके चलता हूँ। ये एक पेज है, यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। ये देखो, ये एक ह्यूमन बीइंग का सेल है, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये है ह्यूमन बीइंग का सेल, इसमें 23 क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम। ये 2n आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अ 2n कंडीशन, ठीक है। तो बच्चों ये जो कंडीशन है 2n कंडीशन है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर ऐसा हो जाए कि ये सेल एक बार क्या हुआ, इसने डिवीजन शुरू किया है, डीएनए की 2 कॉपीज बना दी, 4C बन गया, और आगे चल करके डिवाइड ही नहीं हुआ। डिवाइड ही नहीं हुआ मतलब इसमें 23 23 23 23 कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ, तो ये बन गया 4n। मतलब एक ऐसा सेल बना जिसमें बेटा 4 बार एक ही सेट रिप्रेजेंट हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो इसको मैं बोलता हूं ऑटो पॉलीप्लॉइड। अभी ऑटो पॉलीप्लॉइड क्यों है? क्योंकि एक जैसा ही सेट आया बार बार रिपीट हो रहा है, ए यही आ रहा है। ऑटो पॉलीप्लॉइडी आ गई, 4n कंडीशन आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑटो पॉलीप्लॉइडी, ये सेल ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा खतरनाक लेवल पे काम करेगा, ठीक है, ज्यादा बड़े सेल के बेटा ऑर्गेनिज्म बनाएगा, बड़े सेल्स बनेंगे, ज्यादा न्यूट्रिशन रिलीज करेगा, ये सब होगा उसमें। बट ये है ऑटो पॉलीप्लॉइडी, मतलब एक ही प्रकार का सेट बार बार रिपीट हो, 2n से भी ज्यादा। नाउ अब थोड़ा ध्यान दो, ये है टोमेटो बच्चों। टोमेटो का जो 2n कंडीशन है, उसमें उसका जो सेट है उसको हमने ए कहा। ये है बच्चों पोटैटो। पोटैटो प्लांट जो है बेटा, उसमें जो है 2n कंडीशन है, उसको हम लोगों ने बी कहा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करा, ये हम लोग पढ़ने वाले आगे की चैप्टर्स में, ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। और जब बच्चों मैंने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कराया तो हमें एक प्लांट मिला जिसको हम लोगों ने नाम दिया पोमैटो। बट यार ये पोमैटो 4n है, 4n है मत, बट टोमेटो का एक सेट है ना, दूसरा सेट, और पोटैटो का एक सेट और दूसरा सेट हमारे इस प्लांट में देखने को मिला। तो बेटा क्या इसमें सारे सेट एक जैसे है क्या? नहीं, ये अलग है, ये अलग है तो 4n। तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, एलो पॉलीप्लॉइड डी, या तो इसको मैं बोलता हूँ एलो टेट्राप्लॉइड। बात समझ लिया? है तो वही चीज ना बच्चों, बात तो वही है। आप देखो, इसको मैंने ऑटो पॉलीप्लॉइड का, ऑटो मतलब सेम सेट रिपीट हो रहा है बार बार। आप कोलचिसिन नाम का केमिकल डाल दोगे ना, तो कोलचिसिन जो है ना, स्पिंडल पॉइजन है, वो सेल के डिवीजन के वक्त स्पिंडल ही नहीं बनने देता, तो बेटा क्रोमोसोम एक ही जगह रह जाते हैं, सेपरेट ही नहीं होते, तो उससे प्लॉइडी डबल हो जाती है, 2n से 4n हो जाएगा, 4n से 8n हो जाएगा, बट सेम सेट होगा ना। इससे अगर आप देखा, इससे 8n बनेगा, इससे 8n से बनेगा, बट ए सब एक 8 बार है, बट एक ही प्रकार का सेट 8 बार रिपीट हो रहा है। 8n है, बट ये बन जाएगा ऑटो पॉली। ऑटो का मतलब है सेम सेट रिपीट होना, एलो का मतलब है अलग अलग सेट, ये हाइब्रिडाइजेशन से हो सकता है। अब जैसे हम जो गेहूं खाते हैं, व्हीट, इट इज एन एलो हेक्साप्लॉइड। वो हेक्साप्लॉइड है, 6n है, जो अभी हम लोग गेहूं खाते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम, बड़े दाने हैं उसके। पहले बहुत छोटे छोटे दाने होते थे, ग्रेन्स, अभी बहुत बड़े ग्रेन होते हैं, है ना। हमने क्या किया, उसके हाइब्रिड्स बनाए। यस, पॉइंट क्लियर है? तो लेट्स मूव टू दैट पॉइंट, वहां पे हम लोग चलते हैं। यहाँ आते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग यही बात कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एलो पॉलीप्लॉइडी एक अलग बात है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी एक अलग बात है। व्हाट इज एलो पॉलीप्लॉइडी? इसमें क्या होगा, नॉन होमोलॉगस जो है ना, जो क्रोम है, क्रोमोसोम है, मतलब अलग अलग आ गए, ए बी ऐसे आ गया, तो उसको एलो बोलते हैं, अलग अलग सेट रिपीट हो रहा है।
इसमें क्या है, जैसे कोल्चिसिन जैसे ट्रीटमेंट अगर हम लोग कर देते हैं तो एक ही इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा बेटा सेम सेट रिपीट होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, उसके जैसा ही क्रोमोसोम। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है जो आपको मैंने बताया। देखो पहले है ना, वाइल्ड एक ग्रास मिलता है, वाइल्ड ग्रास जिसको गोड ग्रास कहते हैं, एजिलोप्स। उसका बेटा जो जीनोम है वो बीबी है, 2n है, 14 क्रोमोसोम है इसका, 14 क्रोमोसोम। और पहले एक नॉर्मल वैरायटी मिलती थी वाइल्ड व्हीट की, ट्रिटिकम। ठीक है, उस ट्रिटिकम वैरायटी का जो सेट है बेटा उसको हमने ए लिया, इसका जीनोम अलग है, बट क्रोमोसोम उसमें 14 है, मतलब 2n 14, तो दोनों ही बेटा 14 14 वाले हैं। हमने क्या किया, इसका सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कर दिया तो हमें ये मिलेगा, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। क्या मिला रे, ये क्या है, इसको हमने नाम रखा, इस गेहूं के प्लांट को हमने नाम रखा बेटा ट्रिटिकम टर्जिडम। ये है ट्रिटिकम टर्जिडम। ये कैसा है, इट इज एन एलोटेट्राप्लॉइड, इट इज एन एलोटेट्राप्लॉइड, करेक्ट है, ये एलोटेट्राप्लॉइड है। फिर हमने क्या किया, एलोप्लॉइड होगा ना? हाँ एलोप्लॉइड होगा ना? हाँ एलोप्लॉइड ही लिखा तो है, एलोटेट्राप्लॉइड, क्योंकि ए टेट्राप्लॉइड है ना, 4 हो गए ना, 4n कंडीशन आ गए ना, ये 2n था और ये 2n है ना। यस सर। हाँ टेट्राप्लॉइड ही तो है, इसका 2n लिया, इसका 2n लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। ये आना चाहिए था अगर नहीं मिक्स करते, मतलब सिर्फ गैमेट मिलाते, बट हमने क्या किया, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन किया। ठीक है, बराबर है, 2n आता तो भी 14 आता, बट हमें मिला 4n, मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए उसमें, 28। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, एलोटेट्राप्लॉइड। और उसके बाद हम रुके नहीं, क्योंकि इसकी भी जो देखो इसमें अच्छा डिसीज रेजिस्टेंस पावर है यार ये ग्रास में, और इसमें ग्रेन्स मिलते तो हमने मिक्स कर दिया, अच्छी वैरायटी बनाई गेहूं की, व्हीट की। बट इसके दाने उतने अच्छे नहीं आ रहे, तो हमने क्या किया, डबल क्रॉस करा दिया। एक और वाइल्ड वैरायटी ली गोड ग्रास की, एजिलोप्स की, जिसका जीनोम थोड़ा और अलग है, जिसको हमने डी कहा है, उसमें भी 14 ही क्रोमोसोम है, 2n = 14। ठीक है, और इनका बेटा क्रॉस करा दिया। ठीक है, गेमिट के लेवल पे जाते तो ऐसा मिलता है, अदरवाइज हम लोग अगर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करा करके हमने क्या किया, ऐसा प्लांट हमें मिला, ए बी बी डी डी, ये क्या हो गया बताओ, एलो हेक्साप्लॉइड, बराबर है, 6n आ गया ना, 6 सेट है, 1 1 2 है ना, ये देखो। तो ये आज का गेहूं बेटा जो हम लोग खाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ट्रिटिकम एस्टिवम। दिस इज व्हाट द व्हीट दैट वी ईट, दैट इज ऑल एलो हेक्साप्लॉइड। आई होप इट इज क्लियर टू यू, है ना? यस सर। ओके, नाउ देखो इसके भी अलावा एक और कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट क्या है, कभी कभी क्या होता है, देखो हम लोग जैसे भी बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ बात करते, देखो अगर जब भी हम लोग एनाफेज के बारे में बात करें, मियोसिस होगा, तो क्या होगा कि इधर 23 क्रोमोसोम जाने चाहिए, इधर 23 क्रोमोसोम जाने चाहिए। बट सपोज ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ कि एनाफेज 1 में मियोसिस के वक्त इधर 24 चले गए और इधर 22 ही आ गए, तो इससे जो गैमेट बनेगा वो n+1 बनेगा, मतलब 23+1, और इससे जो गैमेट बनेगा वो बन गया बेटा n-1। ठीक है, और सपोज ये वाला गैमेट है ना, ये फीमेल के एक सेल में ऐसा हुआ n+1, और अगर नॉर्मल स्पर्म से वो यूनियन करेगा तो जो बच्चा पैदा होगा वो 2n+1 होगा, मतलब उसमें 47 क्रोमोसोम हो गए। सही बात है? ठीक है, क्लियर है? तो इसमें बेटा 47 क्रोमोसोम हो गए, जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह में ट्राइसोमी आपको देखने को मिलती है ना, 47 क्रोमोसोम। इट्स वेरी डिफरेंट थिंग। या तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि गैमेट बनते समय 21वां और 22वां क्रोमोसोम एक साइड चले गए, मतलब इधर 25 गए, इधर 21 ही आ गए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको सर वो जो क्रोमोसोम है वो वहीं से 25 वो ऐड हो रहा है क्या? अरे सेपरेशन होगा ना मियोसिस के वक्त, मियोसिस पढ़ा ना आपने उस दिन, मैंने बताया ना, डिसजंक्शन होता है ना, डिसजंक्शन एनाफेज, इक्वल सेपरेशन नहीं होगा।
इसी को नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं। प्रॉपर Yes, डिसजंक्शन sir. हुआ नहीं, नॉन डिसजंक्शन। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आता है ना, तो इसको ही बोलना है, ठीक है। नॉन डिसजंक्शन से ये होता है। तो इसमें क्या हुआ कि इधर बेटा 25 आ गए, इधर 21 आ गए, मतलब क्या, n+1+1, n-1 अब सपोज ये वाला गैमिट है n+1 वाला, और नॉर्मल गैमिट के साथ फ्यूज हो गया। इसने तो प्रॉपर 23 लाए, बट इसने कितने लाए, 25 क्रोमोसोम लाए। तो टोटल कितने हो जाएंगे यार इसमें, 48 क्रोमोसोम हो जाएंगे, 2n+1+1। एक सेपरेट 21वां क्रोमोसोम आया, एक सेपरेट 22वां भी आ गया। मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे प्रॉपर नॉन डिसजंक्शन की वजह से हमें जो चीज देखने को मिलती है वो क्या है, उस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं बेटा एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी इसीलिए क्योंकि इसमें पूरा तो नंबर बढ़ता नहीं है, मतलब पूरा का पूरा एक नया सेट तो आता नहीं है, बट यहाँ पे होता है कि या तो एक आधा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला आता है ना। 2n आया, 46 आए, डिप्लॉइड है, बट एक एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी नहीं, सच्चे सही मायने में प्लॉइडी नहीं बदलती, कोई एक आधा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है या एक आधा क्रोमोसोम कम आता है, इसको बोलते हैं हाइपरप्लॉइड्स और हाइपोप्लॉइड्स। ज्यादा हो गया तो हाइपर, कम है तो हाइपो। तो आपको एग्जामिनेशन के लिए बच्चों ट्राइजोमी याद रखनी है। ट्राइजोमिक का मतलब होता है 2n+1, मतलब उस इंडिविजुअल में 47 क्रोमोसोम होंगे अगर ह्यूमन है तो, ठीक है। ट्राइजोमी 2n+1, एक एक्स्ट्रा आ गया, कोई भी एक क्रोमोसोम, 21वां क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। मैटरनल 21वां आ गया, पैटर्नल 21वां आ गया, वो तो आएगी, उसके साथ एक मैटरनल के साइड से एक और 21वां आ गया, तो तीन तीन 21 क्रोमोसोम उसमें प्रेजेंट है। ये भी हो सकता है जिसको है ना डबल ट्राइजोमिक्स कहते हैं, 2n+1+1, ठीक है। टेट्राजोमिक भी हो सकता है, दो 21वें क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गए और 2n+2, दैट इज ऑल्सो देयर। इसमें 48 होंगे, इसमें भी 48 होंगे, पर इनमें फर्क है, ये दो अलग अलग क्रोमोसोम है, ये एक ही प्रकार के दो क्रोमोसोम आ गए, ऐसा टेट्राजोमिक होता है। वही सेम थिंग हाइपोप्लॉइड्स में होगा। हाइपोप्लॉइड्स में क्या है, 2n-1, तो ये मोनोजोमिक्स आपको याद रखना है, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। ट्राइजोमिक आपको याद रखना है, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। डबल मोनोजोमिक मतलब 2n-1-1, 9th वाला क्रोमोसोम गायब है, 11th वाला क्रोमोसोम गायब है, दो क्रोमोसोम गायब है, 2n-1-1 गायब है, ठीक है। नलीजोमिक्स क्या है, नलीजोमिक्स में आपको ये 2n-2, मतलब एंटायर सेट है, सपोज मान लेते है ना, दो एक्स क्रोमोसोम है, दोनों गायब है, ऐसा भी है, ठीक है। 2n-2, इसमें 44 ही क्रोमोसोम होंगे, इसमें भी 44 होंगे। नलीजोमिक्स पूछते हैं, मोनोजोमिक पूछते हैं, ठीक है, सही है। नाउ Yes, sir. इसको बोलते हैं हाइपरप्लॉइड्स और हाइपोप्लॉइड्स, ठीक है। बट ये इनको एन्यूप्लॉइड्स कहते हैं। अगर एक हाथ कम नंबर बढ़ जाए, एक हाथ कम हो जाए तो एन्यूप्लॉइड, पूरा का पूरा सेट डबल हो जाए, सेट्स ही बदलते चले जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, यूप्लॉइडी। ये फर्क है यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी में, एक हाथ दो बदले तो है ना, एक हाथ दो आ जाए, चेंज हो जाए, तो उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। तो सर जितने भी, हाँ बोलो। जो सेट है वो माइनस भी हो सकता है, जैसे क्या, प्लस हुआ कहाँ पे, सर, यूप्लॉइडी में। हाँ तो हो सकता है ना, 4n से 3n हो सकता है ना, वाई नॉट, हो सकता है। रिडक्शन हो गया तो हो जाएगा, डिवीजन का हो जाएगा, 8n से 4n हो सकता है, ठीक है। बट वो है तो ऑटो या हेलो पॉलीप्लॉइड होगा ही ना, यस, यस है ना, दैट इज पॉसिबल, हाँ दैट इज पॉसिबल, मतलब एक है ना हैप्लॉइड प्लांट बन सकते हैं। नाउ ये हो गया बेटा क्रोमोसोम के नंबर्स के बारे में, नंबर वाला खेल खेला। अभी बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। देखो स्ट्रक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। तो आपके सामने दिखाई रहा है, ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, उसमें यहाँ पे बेटा आपको ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, ई एफ जी एच, ये सब है, ठीक है। अब क्या है, ये डी को है ना हमने डार्क करके रखा हुआ है, तो इसमें क्या है आपको दिखाई दे रहा है,
कि ये सारे जीन है जो क्रोमोसोम के ऊपर है, ए से लेकर एच तक जो प्रेजेंट है। ये सेंट्रोमियर है बेटा, सेंटर में यहाँ पे ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। नाउ बच्चों डिलीशन, डिलीशन में क्या हुआ, देखो आपको दिखाई दे रहा है ए बी सी डी गायब हो गया, ई एफ जी एच, डी पूरी तरह से डिलीट हो गया भाई, इसको बोलते हैं डिलीशन। तो ऑब्वियसली बेटा क्रोमोसोम का साइज जो है कम हो गया, छोटा हो गया, है ना। ऐसा होता है, ये सब होता है हमारे सेल्स में होता है। ये सब कुछ बेटा हम लोग कैंसर सेल में पढ़ते हैं, ये जो भी पढ़ते हैं ना हम लोग, हमारे कैंसर सेल जो होते हैं उनमें ये एबनॉर्मलीज आपको आराम से देखने को मिलते, क्योंकि इतने तेजी से डिवाइड होते हैं ना वो, तो कभी कभी गलतियां करते हो। तो ए बी सी डी गायब हो गया, ई आ गया, डी वाला जी नहीं गायब कर दिया। अब ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो टर्मिनल या तो इंटरस्टिशियल। जैसे ये डी गया तो ये इंटरस्टिशियल, क्योंकि बीच का जीन गायब होना इंटरस्टिशियल है। अगर एच गायब हो जाता तो एच गायब हो जाता है, या ए वाला ए गायब हो जाता, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनल। टर्मिनल पोजीशन पे जो जीन है वही कट के निकल गया, ठीक है। तो ये हो सकता है, इसको बोलते हैं डिलीशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, डिलीशन। बहुत आसान है सर डिलीशन। अगर जो हाँ सेंट्रोमियर के पास जो है ई एफ वो अगर गायब हुआ तो वो वो भी भी टर्मिनल ही इंटरस्टिशियल है ना, है। नहीं क्यों होगा, इंटरस्टिशियल है वो। तो सेंट्रोमियर भी तो अंदर सेंटर में है ना, इसको सेंट्रोमियर कहते क्यों है ना। यस टर्मोमियर सर। कहते थे, है ना। टेलोमियर कहते थे, टेलोमियर इज द एंड, सेंट्रोमियर इज द इन बिटवीन समवेयर एल्स, ठीक है। नाउ डुप्लीकेशन भी एक चीज होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखो, ये बी और सी सीक्वेंस आपके सामने दिखाई दे रहा है, दिस सीक्वेंस यू कैन सी। अब ये जो सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है बी और सी, है ना, अभी क्या हुआ, इस बी और सी सीक्वेंस ने अपनी कॉपी बनाई और फिर से वहीं चिपक गया, बी सी और अगेन बी सी। ऑब्वियसली बेटा क्रोमोसोम की लेंथ बढ़ गई, ठीक है। तो डुप्लीकेशन भी होता है, आगे चल करके यही डुप्लीकेटेड जीन म्यूटेशन करके अलग जीन बनते हैं। तो इनका इवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल है बेटा, डुप्लीकेटेड जीन का, ठीक है। इवोल्यूशन में वेरिएशन लाने में इनका बहुत बहुत योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, इसको समझे, ठीक है। नाउ आता है सर बेटा, मींस डुप्लीकेशन बेनिफिशियल है। बिल्कुल, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में, ऑर्गेनिज्म के लिए, इंडिविजुअल के लिए नहीं। नाउ इन्वर्शन के बारे में बात करते हैं। इन्वर्शन क्या चीज है पता है, देखो यहाँ बड़ा ध्यान से देखो, यहाँ सीक्वेंस है बी सी डी, ये सीक्वेंस है, वही नॉर्मल है ना क्रोमोसोम ने लिए। इसमें क्या हुआ, ये यहाँ से टूट जाता है दोनों साइड से, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, कट करके 180 डिग्री में रोटेट हुआ, फिर चिपक गया। मतलब अब देखो ये डी सी बी हो गया, दिख रहा है आपको, समझ रहे हो ना आपको, है। इसको बोलते हैं इन्वर्जन। हुआ कुछ नहीं, बस जीन का सीक्वेंस चेंज हुआ, बीसीडी था डीसीई हुआ। अभी टोटल सीक्वेंस है ए बी सी डी ई नहीं है, टोटल सीक्वेंस है ए डी सी बी ई, ऐसा है उस आर्म का सीक्वेंस, ठीक है। अब इन्वर्शन के दो टाइप है जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। इन्वर्शन सपोज जहां पे हुआ है, यहाँ इन्वर्शन हुआ, बीसीडी का डीसीबी हो गया, बट सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है। जब इन्वर्शन हुआ तो सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं, तो इसको बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्शन। क्या कहते हैं इसे, पैरासेंट्रिक इन्वर्शन, ठीक है। जो भी इन्वर्शन हुआ है, जो भी 180 डिग्री में टूट करके चिपक गया, उसमें सेंट्रोमियर ने पार्टिसिपेशन नहीं किया। नाउ सी दिस, यहाँ पे देखो, ये वाला है, यहाँ पे ई और एफ वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ई और एफ वाला जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन आपको दिखाया जा रहा है ई और, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे देखो उसने है ना रोटेट होकर के, यहाँ पे देखो ई इधर आ गया, एफ इधर आ गया। बट इसमें जब ये टूट के फिर से जुड़ गया, है ना, इधर ई एफ है, इधर एफ ई है, जब ये हुआ ना, उस समय बच्चों उसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है, तो उसको बोलते बेटा पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। सिंपल है रे, इन्वर्जन होगा और अगर उसमें सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व है तो बेटा उसको पेरीसेंट्रिक बोलते हैं। हो गया पैरासेंट्रिक एज वेल एज द पेरीसेंट्रिक, ऐसे दो प्रकार के इन्वर्शंस आपको देखने को मिलते हैं, यस, है ना। नाउ देन आता है बेटा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन एक बहुत ही बढ़िया चीज है। यहाँ पे ट्रांसलोकेशन में हमें ये नोटिस करना है कि यहाँ पे बच्चों दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के बीच में जो है सेगमेंट चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि ये क्रोमोसोम मान लेते हैं, ये 9th क्रोमोसोम है, ये 11th क्रोमोसोम है,
ठीक है, 9th क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे ए बी जीन है, यहाँ पे बेटा इसके ऊपर MNO जीन है ना। इसका ए फ्रेगमेंट टूट करके इधर मिला और उसको इधर मिल गया, देखो MNO इधर आ गया ऑन द 9th क्रोमोसोम और ए भी बेटा इधर आ गया ऑन द 11th क्रोमोसोम। तो एक्सचेंज किया बेटा दोनों ने फ्रेगमेंट्स का, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ये क्रिस क्रॉस, सॉरी ये क्रॉसिंग ओवर नहीं है। क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो एक ही क्रोमोसोम्स के है ना, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है। मतलब 9th और 9th क्रोमोसोम में ही क्रॉसिंग ओवर हो सकता था। ठीक है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में जो एक्सचेंज होता है उसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। समझ रहे हो डिफरेंस है? ये डिफरेंस है ना, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच। ये सर जो म्यूटेशन है वो अगर सेंट्रोमियर को लेकर हुआ तो फिर ट्रांसलोकेशन ही होगा ना? क्या सर जो ट्रांसलोकेशन है वो सेंट्रोमियर के इधर से हुआ सेंट्रोमियर तो का सोचना ही नहीं है यहाँ पे। हमें सोचना है कि दो क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज होना चाहिए, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो नहीं हो, एनीथिंग एनीथिंग। ठीक है, दो अगर नॉन होमोलॉग है, ये देखो ये रिलेटेड है क्या क्रोमोसोम? नहीं है, दोनों अलग अलग है, वो 9वां है ये 11वां है, फिर भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये है ना, ये जो है डिसीज डिसऑर्डर लाएगा, वो नॉर्मल केस नहीं है वो। ठीक है, इट्स नॉट ए नॉर्मल केस। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में मत सोचो। ठीक है, कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल, देयर आर लॉट ऑफ सिंपल थिंग्स। ठीक है, सो ये है बेटा ट्रांसलोकेशन। एक होता है सिंपल ट्रांसलोकेशन। उसमें क्या होता है ना, सिंपल ट्रांसलोकेशन में जैसे मान लेते हैं ये 9th वाला क्रोमोसोम अपना सेगमेंट जो है 11 वाले को दे देता था, मतलब ए बी यहाँ पे आकर के चिपक जाता था, ए बी, दैट्स इट, डन। मतलब एक क्रोमोसोम ने अपना फ्रेगमेंट दे दिया और दूसरे को जाके चिपक गया। ठीक है, उसको बोलते हैं सिंपल। सिंपल का मतलब है सिर्फ एक ही क्रोमोसोम देगा, दूसरा है ना अपना फ्रेगमेंट देगा नहीं। ठीक है, एक डोनर होगा एक रिसीवर होगा इसमें सिंपल ट्रांसलोकेशन में। ठीक है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में दोनों अपना अपना फ्रेगमेंट्स एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, यस, क्लियर है? यस ओके, तो ये है बेटा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर वाला कार्यक्रम। अब आते हैं बेटा जीन म्यूटेशन में। जीन म्यूटेशन इज एक्चुअली रिलेटेड टू द बेस पेयर सीक्वेंसेस से वो रिलेट करता है। तो जो बेस पेयर सीक्वेंसेस होते हैं उनसे बेटा ये रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो 3 प्रकार हो सकते हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन, एक है डिलीशन, एक है इंसर्शन, ऐसे 3। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन क्या है इसको हम समझ लेते हैं, बहुत आसान है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो सकता है कि कोई भी एक बेस पेयर है उसको रिप्लेस करके दूसरा बेस पेयर अटैच हो जाए। अब इसके 2 टाइप है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्शन। क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। ट्रांजिशन में क्या होता है, जैसे सपोज एक सीक्वेंस है ये वाला, इस सीक्वेंस से बेटा ए सी जी सी, ए जी जी सी, ऐसा सीक्वेंस है। इसमें क्या हुआ, ये जो ए की पोजीशन है वहां पे जी और अटैच हो गया। मतलब क्या हुआ, पहले भी प्यूरिन था, ए इज अ प्यूरिन, उसकी जगह और क्या लगा, जी ही लगा, तो वो भी प्यूरिन ही है। ठीक है, ए और जी दोनों प्यूरिन होते हैं और टी और सी दोनों पिरिमिडिन होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इसके बारे में आगे। या तो आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा है तो डेफिनेटली आपने ये पढ़ा होगा, या तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आप इस चीज के बारे में पढ़ोगे। सो बच्चों नोटिस करो कि ए और जी ये दोनों ही प्यूरिन है। अगर वो अपने आप को रिप्लेस भी करते हैं, या तो पिरिमिडिन की जगह पिरिमिडिन, टी की जगह सी लगा या सी की जगह टी लगा, तब भी बेटा ये ट्रांजिशन है। क्या है ये? ट्रांजिशन। ट्रांसवर्शन क्या होता है? ट्रांसवर्शन का मतलब है कि प्यूरिन जो होता है इज रिप्लेस बाय द पिरिमिडिन, या तो पिरिमिडिन इज रिप्लेस बाय प्यूरिन, दैट इज वाइस वर्सा। जैसे ए की जगह टी या सी लग गया, जी है तो टी या सी लग गया, टी है तो ए या जी लग गया, सी है तो ए या जी, इस तरह से। ठीक है, सो इफ दिस इज हैपनिंग, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्शन। तो एक बेस है जो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो निकल जा रहा है।
उसकी जगह कोई दूसरा आ रहा है, यही हो रहा है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। इसमें है ना, जो रीडिंग फ्रेम है वो बिल्कुल नहीं बदलता। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से फोकस करना जो बता रहा हूँ, कुछ ख्याली पुलाव मत पकाना है, थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे जो सीक्वेंस है इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा, ACG CAG GCC वॉट सामने है, अभी भी वैसा ही पढ़ा जाएगा, ACG है ना, CGG GCA जो भी आगे हैं वैसे। तो 3-3 पढ़ते हैं यहाँ पे, फ्रेमवर्क बदला नहीं, रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन होने पे रीडिंग फ्रेम बिल्कुल नहीं बदलता। नाउ आते हैं बच्चों फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, नाम ही है, नाम से समझ जाओ, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। रीडिंग फ्रेम बदलेगा, कैसे बदलेगा, लेट्स सी। देखो मेरे पास एक सीक्वेंस है ओरिजिनल, ये है ATC GAC GCAC CCG, ये ओरिजिनल DNA का सीक्वेंस है। अब इसमें हुआ क्या कि डिलीशन हो गया बेटा, डिलीशन मतलब एक बेस गायब हो गया। ठीक है, ये वाला जो C है ये गायब हो गया, डिलीट हो गया। डिलीट हो गया तो कैसे पढ़ा जाएगा, ये देखो, ये वाला C जो है ना, ये आगे आ जाएगा। ठीक है, नाउ देखो ATC GAC, देखो यहाँ से CAC था ना, यहाँ आ गया ACC, यहाँ आ गया CCG था, तो CG अब आगे जो भी है वो पकड़ लेगा। तो रीडिंग फ्रेम बदल गया, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। वन बेस इफ डिलीटेड, एक डिलीट हो गया ना तो ऐसा फ्रेम शिफ्ट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिलीशन। सर जहाँ से फ्रेम शिफ्ट हुआ है उसके बाद में मतलब पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वहां से पूरा सीक्वेंस बदल जाता है, आगे का रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो जाता है। ठीक है, रीडिंग फ्रेम चेंज होता है। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे देखो इंसर्शन अगर हो गया, बीच में एक आधा कोई ऐड हो गया, जैसे यहाँ पे C और C के बीच में मैंने A को ऐड कर दिया, घुस गया बीच में, आ गया। अब अगर आ गया तो यार ये भी सीक्वेंस को चेंज करेगा ना रीडिंग फ्रेम। तो पहला तो बराबर पढ़ा जाएगा ATC, दूसरा GAC है तो बराबर पढ़ लिया GAC, बट तीसरा देखो CAC होना चाहिए था, नहीं आया, ACA CCC आगे है ना, अलग ही हो गया। तो देखो क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना इसको कोडॉन बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। और इसी के वजह से ये जैसे रीड होगा वैसा ही प्रोटीन बनेगा, वैसा ही mRNA बनेगा, तो सारा ही गड़बड़ हो जाता है ना। तो हमें तो सिकल सेल अनेमिया मैंने बताया था, सिकल सेल अनेमिया सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है, डिलीशन नहीं है, इंसर्शन नहीं है। तो 3 चीजें है बेटा, सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन एंड इंसर्शन। एवरीवन इज क्लियर? कोई क्वेश्चन है पूछ लो। अच्छा एक बेटा आपका आवाज बहुत ही क्या बोलते हैं ना, आ नहीं रहा है प्रॉपर्ली, तो अगर आप लिखो तो अच्छा रहेगा क्वेश्चन, है ना। सुन नहीं पा रहा हूं मैं, आपका आवाज टूटता है ना। सो ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे है ना हम लोग नोटिस करते हैं, देखो इन सब से क्या होगा, ये सब जो वो लोग बोल रहे हैं म्यूटेशन हो रहा है। दिया बेटा आपको कुछ पूछना है बायोलॉजी, तो म्यूट कर दो बेटा। दिया, दिया आपका साउंड म्यूट करो। ओके, तो देखो बच्चों हमें ये नोटिस करना है यहाँ पे, इंसर्शन में एडिशन ही है ना, ऐड होता है और क्या, इंसर्शन मतलब ही एडिशन है और क्या। देखो यहाँ पे मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता था, और सिंपल क्वेश्चन ये है बच्चों कि अगर मान लो सपोज 2 बेस अगर ऐड हो गए, तो मतलब जहां A ऐड किया मैंने, A और G ऐड किया, तो क्या होगा, तो आंसर है तब भी फ्रेम शिफ्ट होगा, तब भी क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट होगा। नाउ इसके बियॉन्ड एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर समझ लो बच्चों हमने 3-3 बेस ऐड कर दिए, तो A G एंड C एक ही पोजीशन पे, तो बेटा तब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होगा, तब फ्रेम का शिफ्ट नहीं होगा, म्यूटेशन तो हुआ, चेंज तो हुआ, बट तब फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि 3 आ गए, तो इट मेंटेन्स द रीडिंग फ्रेम। ठीक है, बस एक बीच में गैप आ जाएगा, एक अलग सीक्वेंस आ जाएगा, बट इट मेंटेन्स द रीड, है ना। तो ये आपको समझना है।
अब खुद करके देखो, एक सीक्वेंस लिख लो, उसमें एक ऐड करके देख लो, सीक्वेंस से रीड करके देखो, तीन तीन को ही पढ़ना है, बस गैप नहीं लेनी है बीच में, बस तीन तीन को पढ़ना है, ATC अब खुद भी आ जाएगा, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, है ना। या एक आधा डिलीट करके देख लो, दो डिलीट करके देख लो, ठीक है। हाँ, अगर आपने दो डिलीट किए, एक एक दूसरी जगह पे, एक तीसरी जगह पे है, तो फिर तो बेटा बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, ठीक है। सो अब बात करते हैं बेटा मेन क्या है, मेन चीज तो ये है, इनके बारे में पूछते हैं। सिकल सेल अनीमिया नाम का डिसीज, इसको हमने ना बताया, ये एक रेसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डिसीज है। इसका जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 11th नंबर पे, क्रोमोसोम पे। और हमने इसके बारे में सब कुछ पढ़ा है पहले से, है ना, प्लियोट्रोपिज्म, लिथल जीन एंड ऑल, इसका एंटायर म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन, पॉइंट म्यूटेशन ही बोलते हैं ना, एक बेस पेयर बदला तो पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। अभी देखो, फेनिलकीटोन्यूरिया नाम का एक डिजीज होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। ये भी बच्चों एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम 12 के ऊपर, ठीक है। यह बचपन से ही आता है बेटा डिसीज। इसमें मेंटल रिटार्डेशन होता है, मतलब ये लोग का दिमाग काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, ब्रेन पूरी तरह से प्रॉपर काम नहीं कर पाता। और ये होता क्यों है, इसके बारे में आपको पूछा जाएगा। ये एंजाइम है फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम है, इसकी कमी होती है। फेनिल एलानिन को ये है ना टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, और टायरोसिन हमारे लिए बहुत जरूरी बेटा अमाइनो एसिड होता है। तो अगर ये एंजाइम ही ना रहा तो फेनिल एलानिन टायरोसिन में आएगा नहीं, और टायरोसिन बनेगा नहीं, तो जो भी उसकी डेफिशिएंसीज है हमने होने शुरू हो जाती है, उसे बोलते हैं फेनिलकीटोन्यूरिया, ठीक है। तो दूसरा है बेटा, और एक है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका जीन प्रेजेंट है बेटा क्रोमोसोम नंबर 7 पे। इसमें देखो बहुत ज्यादा थिक म्यूकस पैदा होता है, क्लॉगिंग होता है, लंग्स पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं। लिवर सिरोसिस से बहुत वर्ड यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वैसा ही लीवर में भी बेटा हम लोगों को ये है ना चीज देखने को मिलती है, पैनक्रियाज में एबनॉर्मलिटीज आती है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस मतलब फाइबर जैसे एकदम थिक फाइबर जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे एक यहाँ पे फंक्शन पड़ता है, वो फर्क पड़ता है क्लोराइड आयन के ट्रांसपोर्ट में। अगर आप लोगों ने हेल्डेन इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा इन ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर, ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट के बारे में पढ़ा होगा, डिसोसिएशन कर्व ऑफ द ऑक्सीजन, बराबर है ना, हीमोग्लोबिन के साथ में किस तरह से आरबीसी के साथ में CO2 ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं। तो ये है ना क्लोराइड शिफ्ट या है ना ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपके एनसीईआरटी में है? नो सर। क्या बेटा? सर एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ है ना, क्यों नहीं है? क्लोराइड शिफ्ट है, क्यों नहीं है? है, बिल्कुल है। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है उसमें है, या आपका हाँ ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर, रेस्पिरेशन ब्लड सर्कुलेशन, देखो इसको पढ़ो आप, रेस्पिरेशन चैप्टर में है। क्लोराइड शिफ्ट, बिना क्लोराइड शिफ्ट के कैसे हो सकता है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, पीएच का इफेक्ट होता है। इट इज देयर इन योर एनसीईआरटी, ठीक है, पक्का। सो दिस इज व्हाट द सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो यहाँ याद रखना है क्लोराइड आयन जो है उसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। उसके ट्रांसपोर्ट में ये डेफिनेटली बेटा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जीन है, कौन सा क्रोमोसोम है। देन देखो हंटिंगटन्स डिसीज, जब भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट, देखो सब ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये सब, बट ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट। अभी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है हंटिंगटन डिसीज। इसमें क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 4 पे इसका जीन प्रेजेंट है। इसमें भी वैसा ही होता है, ब्रेन टिश्यूज डैमेज हो जाती है मिडिल एज तक, है ना, लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल, पैरालिसिस जैसा पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाता है, ठीक है, पूरी तरह से। प्रोडक्शन ऑफ एन इनहिबिटर ऑफ ब्रेन सेल मेटाबॉलिज्म, तो ब्रेन के सेल जो है वो नष्ट होने लग जाते हैं फटाफट, काम ही करना बंद होता है। तो दैट्स इट, ठीक है, हंटिंगटन डिजीज, ठीक है, डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। नाउ देखो इसके बारे में हमने पढ़ा है, हीमोफीलिया को हमने प्रॉपर डिटेल में पढ़ा है ना। ये भी ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में हमने पढ़ा है,
ये भी बेटा सेक्स लिंक्ड है, मतलब एक्स लिंक्ड है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये प्रेजेंट है। तो वी हैव स्टडीड अबाउट दिस वन। नाउ देखो डाउन सिंड्रोम ये एक है ना एन्यूप्लॉइडी से होता है ना, ये एन्यूप्लॉइडी से होता है। कौन सी एन्यूप्लॉइडी है? इट्स अ ट्राइजोमी। कौन सी ट्राइजोमी, कौन सा क्रोमोसोम? देखो 2n+1 आ जाए, 21वां क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, तो इस बंदे में, इन बच्चों में 47 क्रोमोसोम होते हैं। अब वो मंगोलियन, इसको सिंड्रोम कहते हैं क्योंकि वो मंगोलियन आई फोल्ड होती है, छोटे आंखें हो जाती है, एपिकैंथस, ठीक है। ओपन माउथ, उनका माउथ हमेशा ओपन होता है, टंग बाहर आती है, जाड़ी सी टंग होती है, बोल नहीं पाते बराबर से, बड़ी बड़ी एकदम थिक लीव्स होती है। जो भी आप देखोगे हम लोग है ना मेंटली डिसऑर्डर्ड बच्चे जो होते हैं, आप देखो उनको राउंड, उसका बेटा जो हेड होता है राउंड होता है, फेस भी एकदम राउंड होता है एकदम, ठीक है, मून फेस बोलते हैं, चांद सा मुखड़ा, ठीक है। मैनी लूप्स ऑन फिंगर, तो फिंगर जो होती है, मतलब देखो हमारी फिंगर नॉर्मल है, उनकी फिंगर ऐसे लूप्स होते हैं, उसमें थोड़े जाड़े फिंगर्स होते हैं। और ये देखो ये जो होता है ना, ये तो देखो ये फिंगर है, ये फिंगर है, ये फिंगर, ये छोटा फिंगर, ये थंब है। तो यहाँ पे है ना उनके हाथ में ऐसा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्रीज होती है, हमारे ऊपर होती है, हमारे पास भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं है। बट उनमें जो है ना डिप्रेशन बहुत जबरदस्त वो होता है उनमें, डीप आपको दिख जाएगा, आराम से पता चलेगा एकदम। इसको बोलते हैं सिमियन क्रीज। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है, इनके पास होगा। और इनका आईक्यू जो है बहुत कम होता है, बिलो 40, मतलब टू मच लो, है ना। तो ये है डाउन सिंड्रोम। तो जब भी क्वेश्चन आएगा डाउन सिंड्रोम के बारे में, तो नंबर 1 चीज आपको पता है, ये है ट्राइजोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम। क्यों होगा, अगर ये उन्होंने पूछा तो आंसर देना, ड्यू टू दी नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21 क्रोमोसोम, बराबर। नॉन डिसजंक्शन, ये वर्ड आपके दिमाग में पहले तो फिट होना, नॉन डिसजंक्शन, दैट इज द डाउन सिंड्रोम, ठीक है। उसके अलावा ये भी है, इसको बोलते हैं हम लोग टर्नर सिंड्रोम। अब ये टर्नर सिंड्रोम जो होता है, ये एक्चुअली फीमेल्स है, फीमेल्स में ही होगा, मतलब वो पैदा होगी तो वो फीमेल्स ही होंगी, बट वो स्टराइल फीमेल होगी। ऑल दीज आर अबाउट द स्टराइल फीमेल, ठीक है। इनमें क्या प्रॉब्लम है, इनमें है ना 2n-1 कंडीशन आती है, मतलब मोनोजोमी होगी, एक एक्स क्रोमोसोम ही नहीं आता, 1 क्रोमोसोम इज मिसिंग, 1 सेक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग, इट्स अ मोनोजोमी, इसलिए उनमें सिर्फ 45 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अभी इसमें ये बहुत छोटे हाइट की होती, शॉर्ट स्टेचर फीमेल्स, लेस देन 5 फीट, वेबेड नेक, ठीक है, बॉडी हेयर absent, मेंस्ट्रुअल साइकिल absent, स्पार्स प्यूबिक हेयर होते ही नहीं, अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट, नैरो लिप्स, पफी फिंगर्स, ठीक है। उनमें हेयरिंग प्रॉब्लम भी होता है, वो कंप्लीटली स्टेराइल फीमेल होती है, बहुत दुबली पतली सी, है ना, बहुत छोटा साइज, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म्स नहीं होते, और जल्दी डेथ हो जाएगी, जल्दी डेथ हो जाती है, इन इवन बिफोर मैच्योरिटी उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो 44+X0 ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। सर ड्यू टू द, नॉट मतलब वहाँ पे नॉट का मतलब है ही नहीं उसमें, ना X है ना Y है, ओके सर। हाँ, ठीक है। मान लो ये मेल भी हो सकते थे, बट अगर Y क्रोमोसोम होता तो मेल, सो देयर इज 1 क्रोमोसोम इज लेस, सेक्स क्रोमोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम कम है, इसलिए वो बन जाते हैं स्टेराइल फीमेल। तो ये एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम गया कहाँ एक्स्ट्रा, तो वो यहाँ पहुंच जाता है क्लिनफेल्टर्स के पास में, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, जिनको हम लोग यूनिकॉइड्स कहते हैं। यूनिकॉइड्स आपने देखे होंगे, है ना, स्क्वायर पे, ट्रेन में, क्योंकि देखो वो उनका, देखो हम लोग सोशली स्टिग्मा है ना, तो सोशल स्टिग्मा के कारण वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, पता बहुत सारी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, तो वो जॉब नहीं कर पाते हैं, सो दे विल जस्ट, है ना, डू देयर पार्ट, है ना। अभी भी एक है, एक यूनिकॉइड है जो डॉक्टर बनी है, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर, पीपल ट्राई, दे आल्सो हैव द डिग्निटी ना। देखो हम भी कितने गलत लोग हैं, हम लोग बोलते हैं कि
प्रोबेबिलिटी या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, बट है ना, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट कैन बी यूनिकॉइड, यस और नो? सर क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम वो आगे सर्वाइव मैच्योरिटी के बाद भी हो सकता है? क्लिनफिल्टर सिंड्रोम मैंने बोला ना, आप लोग देखते हो उनको भाई, आपने देखा नहीं है, आपसे पैसे मांगते हैं ट्रेन में, है? यस, यस सर। है ना, बर्थडे के दिन लोगों के गिफ्ट, है ना, किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ तो पैसे मांगते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ऐसा और नो? तो बेटा एन्यूप्लॉइडी जो है, जिसको इसमें जो चीज है आपको, इसमें आपको ट्राइजोमी या टेट्राजोमी देखने को मिलती है। ट्राइजोमी मतलब फिर से बेटा यहाँ पे 2n+1 कंडीशन देखने को मिलेगी, बट ये ट्राइजोमी सेक्स क्रोमोसोम की है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 44+XXY आ गया, ठीक है, या तो 44+XXXY आ गया, ये भी होता है, टेट्राजोमी भी आ सकती है। तो अगर आप इनको देखोगे प्रॉपरली, सो ये मेल होते हैं, बट है ना, दे आर इवन टॉलर, ठीक है, टॉल मेल होते हैं, बट दे हैव वेरी स्मॉल टेस्टिस, अंडर डेवलप्ड टेस्टिस, स्पार्स बॉडी हेयर, उनके बॉडी हेयर नहीं होते ज्यादा, बार बॉडी उनके सेल्स में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इतने सारे एक्स क्रोमोसोम है, तो डोसेज कॉम्पनसेशन होगा, तो डेफिनेटली बेटा बार बॉडी उनके एक्स क्रोमोसोम जो है बनाएंगे। ये ऐसे मेल है जिनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट आप है ना देख सकते हो, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। इसी को मैंने क्या बोला था, वर्ड बताओ यहाँ पे, गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया वर्ड मैंने आपको बताया पहले भी, है ना? यस सर। मेल्स में फीमेल के कैरेक्टर आ जाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया। इनमें देखो अजूस्पर्मिया होती है। अजूस्पर्मिया का मतलब देखो, दे हैव वेरी स्मॉल टेस्टिस, तो दे प्रोड्यूस द सीमेन, बट द सीमेन डू नॉट हैव द स्पर्म। समझ रहे हो, मतलब सीमेन विदाउट स्पर्म, इसको बोलते हैं अजूस्पर्मिया। सो दैट इज आल्सो द थिंग्स यू कैन सी इन देम, ठीक है? सो दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, और वो डिफरेंटली, क्योंकि स्पर्म नहीं होता, तो दे आर स्टेराइल, दे आर स्टेराइल। यस, दिस इज द सर क्लीन। हाँ बोलो। सर बार बॉडी मतलब बार बॉडी आपने पढ़ा नहीं क्या? मैंने बार बॉडी के बारे में पढ़ा है ना, डोसेस कॉम्पनसेशन, यस और नो? फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम हेटेरोक्रोमेटाइज हो जाता है, ये बताया है मैंने यस आपको सर। बच्चों। यस सर। हाँ, बार बॉडी के बारे में बताया है, ठीक है। नाउ इनके अलावा भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ये तो देखो मेन है, एनसीईआरटी इसके बारे में बात करती है, इसके बारे में बात करती है, डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करती है, ठीक है। कितने क्रोमोसोम होंगे? 47 ही होंगे इसमें भी बच्चों, ठीक है, या तो ये है ना, तो और क्या है, किसकी ट्राइजोमी है, तो ये बोले। तो देखो क्लीन फिल्टर्स में डाउन्स में एक फर्क है, डाउन्स भी ट्राइजोमी है, क्लीन फिल्टर भी ट्राइजोमी है, बट डाउन्स में ऑटोजोमल की ट्राइजोमी है, 21वें क्रोमोसोम की, और क्लीन फिल्टर में सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइजोमी है, ठीक है। वैसे ही कुछ और डिजीजेस है, जैसे कि पेटाउ सिंड्रोम। पेटाउ सिंड्रोम जो होता है उसमें है ट्राइजोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम, 13वें नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइजोमी होती है। 2n+1 कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, यही बस इतना पूछेंगे, ध्यान से याद रखना है। या तो देखो, ठीक है, एडवर्स सिंड्रोम। एडवर्स सिंड्रोम जो होता है बच्चों, है ना, ये है ट्राइजोमी ऑफ द 18th क्रोमोसोम, 18वें नंबर की जो क्रोमोसोम है वो बढ़ जाता है, इसमें भी 2n+1 कंडीशन है। बट एडवर्स सिंड्रोम वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, मतलब दे विल जस्ट डाई वेरी क्विकली, 6-7 महीने में उनकी डेथ हो जाती है एडवर्स सिंड्रोम। पेटाउ सिंड्रोम वाले बहुत दिनों तक जीते हैं, ठीक है। सो पेटाउ सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम, ऐसे सिंड्रोम से ये भी वैसे ही है बेटा, डाउन सिंड्रोम जैसे ही, इनका आईक्यू भी कम होता है, सेम टू सेम। एडवर्स सिंड्रोम तो बेटा मतलब हो जाए समझो तो उसकी डेथ हो जाती है। इवन देखो ये एक डिजीज यहाँ पे है, क्राइडू चैट। क्राइडू चैट का मतलब होता है कैट्स क्राई। ये बच्चे जब भी पैदा होते हैं ना, पैदा होते ही, मतलब आपको तो पता है, बच्चा जैसे ही पैदा होते हैं तो उसको उल्टा लटका देते हैं, मारते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके जो लंग्स है वो काम करना शुरू करे, बराबर ना, जोर से चिल्लाए, वो रोए तो उतना बेटा उतना ब्रीदिंग उसका होगा,
तो इसके लिए उसको रुलाया जाता ही है, वो रोता भी है बच्चा, बट वो रोता है अलग साउंड में। नॉर्मल बच्चा है तो आपको तो पता है क्वां क्वां ऐसा आवाज आएगा, बट इनका आवाज म्याऊ म्याऊ ऐसा आएगा, इसीलिए इनको बोलते हैं कैट्स क्राई। ठीक है, क्या है बेटा ये कैट्स क्राई डिजीज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें ये देखना है कि इसका जो हमें क्वेश्चन आएगा वो इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या है इनका? क्वेश्चन होगा बेटा देखो यहाँ पे जो इनका 5वां क्रोमोसोम है, 5th क्रोमोसोम, 5th क्रोमोसोम में है ना, जो छोटा आर्म होता है उसके 5th क्रोमोसोम का 5p-, ठीक है, तो उसमें डिलीशन हो जाता है। 5p जो है मतलब स्मॉल आर्म जो है वो डिलीट हो जाता है इन केस ऑफ दिस चाइल्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं क्राई डू चैट, कैट्स क्राई सिंड्रोम, इसको बोलते हैं 5p-। तो ये एक्चुअली है ना डिलीशन का एग्जाम्पल है, एन्यूप्लॉइडी का नहीं है, स्ट्रक्चरल चेंज का एग्जाम्पल है क्राई डू चैट। समझ रहे हो? इसमें एन्यूप्लॉइडी हुई क्या? नहीं है, ये एन्यूप्लॉइडी है, ये भी एन्यूप्लॉइडी, ऊपर जो है डाउन टर्नर सब एन्यूप्लॉइडी, ये एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ द डिलीशन। ठीक है, एक सेगमेंट ही गायब हो गया, पूरा का पूरा आर्म ही चला जाता है, 5p-। ठीक है, देखो छोटे आर्म को p कहते हैं, बड़े आर्म को q कहते हैं, याद रखो ये p एंड q। यस, Yes, sir. स्मॉल आर्म इज कॉल्ड एज p एंड लार्ज आर्म इज कॉल्ड एज q। ठीक है, नाउ एल्केप्टोन्यूरिया ये एक डिजीज है, जैसे फेनिलकीटोन्यूरिया ये पहला वाला है जिसको डिस्कवर किया था गैरोड भाई साहब ने। इसको बोलते हैं डार्क यूरिन डिजीज, इसमें जो यूरिन है वो डार्क कलर की होती है, मतलब कलर तो नॉर्मल होता है बट आफ्टर थोड़ी देर बाद अगर आप एयर के साथ में रखो तो वो काला हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो एंजाइम है होमोजेनेटिसिक एसिड ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, HGD जीन है ना, और इसका जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर। ठीक है, तो ये है बेटा बहुत सारे डिसीजेस जिनमें ये म्यूटेशन, ये क्रोमोसोमल एबरेशन, ठीक है, और है ना ये सारी चीजें बेटा इसमें इन्वॉल्व है। पक्का? एवरीवन्स क्लियर? यस। Yes, sir. ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे है ना हम लोगों ने ये जो तुम्हारा जो चैप्टर है उसमें मैक्सिमम चीजें मैंने आपको बताई है, चाहे प्रॉब्लम्स के लेवल पे सारे प्रॉब्लम्स और है ना हर एक का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक और कैसे सॉल्व करते हैं सारी चीजें मैंने आपको बताई है। अब ये आपके ऊपर आ जाता है सब कुछ कि हाउ यू रीड इट, क्योंकि नोट्स आपके पास में है। ठीक है, हाउ यू रीड इट एंड हाउ यू कन्वे इट। तो इसमें एक चीज है जो हम लोग अभी करेंगे, वो क्या है, जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और टाइम टू टाइम हम लोग इसमें से असाइनमेंट बनाएंगे, आपको देंगे तो आप उसको सॉल्व करते रहो ताकि आप और शार्प होते जाओगे। ठीक है, दैट इज व्हाट द थिंग रिक्वायर्ड थिंग। यस और नो? क्यों बच्चों? Yes, sir. तो यहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये जो चैप्टर है ये हो चुका है खत्म। ठीक है, मतलब जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमने कवर किया है। इसमें एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया है और वो है बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, एक है ना मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट है आपके बुक में, है ना, ड्रोसोफिला वाला मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट है। अगर आप एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे तो बच्चों उसमें आपको मॉर्गन भाई साहब का एक एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा जिसमें उन्होंने एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वाई जीन है ना, एम जीन और डब्ल्यू जीन, इन तीनों के बारे में बात की है। ठीक है, आपको क्या पता होना चाहिए, इन तीनों जीन के बीच में इनकम्प्लीट लिंकेज है। अगर आप वो नोटबुक खोलोगे मतलब एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन द वाई एंड डब्ल्यू जीन कितना है एंड डिस्टेंस बिटवीन द एम एंड डब्ल्यू जीन कितना है। दैट्स इट, इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी वो डिस्टेंस अगर आपको पता है तो यू नो इट इज एन इनकम्प्लीट लिंकेज। जितनी क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही बेटा उनका है ना, जितने रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं, रिकॉम्बिनेंट जितने मिलेंगे उतनी ही क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी है, जितनी क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी है उतना ही सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है। ठीक है,
तो बेटा आप लोग ये बिल्कुल डेफिनेटली जैसे ही उसको खोलोगे ना पेज, तो आपको ये चीज दिखेगी। ठीक है, मतलब आप उसको समझने के चक्कर में पड़ोगे ही नहीं, क्योंकि आपको रियल चीज दिख जाएगी जो देखनी। आपको क्या देखना है? डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। 2 क्रॉसेस दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। यस, क्लियर है? तो हम लोग जैसे ही टाइम आएगा जिस जिस है ना, हम लोग उस चीज को डिस्कस करेंगे। क्लियर राइट नाउ? सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ठीक है, हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट किया है, वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको ये नोट्स में भेज रहा हूँ। ठीक है, आप इनको पढ़ो, रेडी रहो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चों? यस Yes, sir. एवरीवन, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यस, डाउट है बेटा, पूछ। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। इफ देयर इज नो डाउट, तो हम लोग बेटा यहाँ पे अभी हम लोग इसको रोकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको मतलब रिवाइज करके आओ, तो ही हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना पहले से लेकर है ना, तो थोड़ा सा मजा भी आएगा। ठीक है, वैसे भी मैं आपको और क्वेश्चन सेट भेज रहा हूँ अभी, ये नोट्स और ये क्वेश्चंस दोनों ही चीजें आपको मैं सेंड करूंगा। ठीक है, तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व करने लगो। ठीक है, स्टार्ट सॉल्विंग देम। ठीक है, आप सबके पास एनसीईआरटी है ना? अरे यस, Yes, sir. है. किसी के पास ऐसा है नहीं है? है ना? तो ठीक है, मैं अभी शुरू कर सकता था क्योंकि अपने पास टाइम है तो हम लोग, बट वो क्या होगा ना, वो इम्प्रॉपर होगा थोड़ा सा। आप, मैं चाहता हूँ आप रीडिंग करके आओ, वंस यू विल रीड इट तो मैं भी आपको बताऊंगा तो थोड़ा आपको सही रहेगा। क्लियर है? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट।